हेलो डॉक्टर्स। आज की वीडियो में हम बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग टेस्ट यानी कि सीबीसी, जिसका मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी की रिपोर्ट को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीबीसी को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि डायरेक्टली उसको रिपोर्ट से ही पढ़ा जाए। तो इसीलिए आज की वीडियो में भी मैं आपको रिपोर्ट के माध्यम से ही इस टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति की खून की यानी कि सीबीसी की रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसमें हम कॉमनली 3 ही पैरामीटर्स देखते हैं। सबसे पहला उसमें होता है एचपी। अगर एचपी कम है तो हमें पता लगता है कि उसको एनीमिया है। डब्ल्यूबीसीज को देख लेते हैं कि वो ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा है तो इन्फेक्शन का बता देते हैं उसको। और तीसरा हम देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स उसके कम हैं या ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं या जिनको सीबीसी का नॉलेज नहीं है, वो इन 3 पैरामीटर्स को ही देख के पेशेंट को सीबीसी की रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन बता देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीबीसी की रिपोर्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स दिए जाते हैं, जैसे कि एमसीवी, एमसीएच, पीसीवी। तो इतने सारे जो ये पैरामीटर्स हैं, इनका भी अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आज की रिपोर्ट में हम इन सभी पैरामीटर्स की ही क्या क्या अपनी अपनी महत्वता है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी सीबीसी की रिपोर्ट आती है, हमने उसमें एचबी ही चेक करना है। अगर वो नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल से उसकी अमाउंट कम है तो फिर उसका रीज़न क्या हो सकता है वो हमने जानना है। तो एचबी अगर कम हो शरीर के अंदर, उसे हम एनीमिया की बीमारी बोलते हैं। अब एनीमिया का रीज़न क्या है, हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें एनीमिया के बहुत से रीज़न्स जान पड़ते हैं। जैसे कि एक न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है जो कि विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की कमी से होता है। फिर एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है जो कि आयरन की कमी से होता है। ऐसे ही एक एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ होता है, मतलब अगर पेशेंट को कोई भी क्रॉनिक बीमारी चल रही है, लंबे टाइम से उसको कोई बीमारी चल रही है, जैसे कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, तो उन केसेस में भी पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। फोर्थ जो प्राइमरी कॉज मतलब मेन कॉज है लेडीज़ में, वो एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी है। प्रेगनेंसी के दौरान भी पेशेंट्स को एनीमिया रहता है। इसके अलावा शरीर से अगर कहीं से भी ब्लड का लॉस हो रहा है, किसी को हेमरॉइड्स हैं, किसी को नेज़ल ब्लीड बार बार हो रहा है, अल्सर्स हैं स्टमक में, तो ये भी बहुत ही कॉमन रीज़न है कि जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया रह सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को, कि उसका खाना अच्छे से नहीं पच रहा, तो वो भी अल्टीमेटली जैसे न्यूट्रिशनल एनीमिया को ही लीड करेगा एंड में जाके। इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी एनीमियाज भी होते हैं जो कि बचपन से ही पेशेंट में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, जिसमें कि जो आरबीसीज की शेप है वो सिकल सेल वाली हो जाती है, नॉर्मल उसकी बाइकनकेव शेप उसमें नहीं रहती। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। जैसे अगर हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, मतलब पहाड़ों की तरफ सफ़र करने जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनमें एचबी की अमाउंट ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम रहती है। तो उसी को कॉप अप करने के लिए हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया वेरा की एक डिज़ीज़ है जिसमें कि आरबीसीज की अमाउंट नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। या फिर अगर स्प्लीन अपना अच्छे से काम नहीं कर रही है, स्प्लीन का नॉर्मल काम क्या होता है कि 120 डेज़ के बाद आरबीसीज को वो डिस्ट्रैक्ट कर देती है। किसी भी केस की वजह से अगर मान लो स्प्लीनिक हाइपोफंक्शन है, स्प्लीन अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रही है, तो उस केस में भी फिर क्या होगा, नॉर्मल जो एचपी की अमाउंट है नॉर्मल से वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको मोटे मोटे रीज़न्स बताए हैं कि एचबी जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल है तो सही है, उसमें फिर हमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना। लेकिन अगर उसकी अमाउंट कम या ज़्यादा है तो फिर हमें फर्दर उसके जो बाकी के पैरामीटर्स सीबीसी में दिए गए हैं उनको भी अच्छे से देखना है कि क्या रीज़न हो सकता है एचबी के बढ़ने या कम होने का। सीबीएसई की रिपोर्ट को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमारा जो आरबीसी सेल है उसका साइज़ अगर नॉर्मल है तो हम उस आरबीसी को नॉर्मोसाइटिक बोलेंगे। अगर आरबीसी का सेल साइज़ बड़ा है नॉर्मल से तो हम उसे मैक्रोसाइटिक बोलेंगे। और अगर आरबीसी की सेल का साइज़ नॉर्मल से छोटा है तो हम उसे माइक्रोसाइटिक बोलेंगे। इसी प्रकार एक आरबीसी के अंदर नॉर्मल अगर एचबी है, हमें ये पता होना चाहिए कि एक आरबीसी का जितना भी वॉल्यूम होता है उसमें उसका 1/3 जो है वो हीमोग्लोबिन रहता है।
तो अगर उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन है यानी कि उसके वॉल्यूम के 1/3 हीमोग्लोबिन उसमें है तो हम उसको नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे। क्रोमिक मतलब कलर। तो जब क्योंकि हम आरबीसीज को देखेंगे ऐसे आरबीसीज हमें नॉर्मल कलर के दिखाई देंगे, लेकिन अगर एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट नॉर्मल से कम है तो फिर हम उसको हाइपोक्रोमिक बोलेंगे। और ऐसे ही अगर एक सेल के अंदर ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, मोर देन 1/3 है, तो उसे हम हाइपरक्रोमिक मिलेंगे। ज़्यादातर जो केसेस हैं वो हमें नॉर्मोक्रोमिक या हाइपोक्रोमिक के ही मिलते हैं। हाइपरक्रोमिक बहुत ही रेयर कंडीशन है, या हम बोल सकते हैं कि वो नामात्र है, मिलती नहीं है वो इजीली पेशेंट्स में। तो हम सबको पता है कि जब भी आरबीसीज बोन मैरो में बनते हैं फिर उनका एक पूरा मैचुरेशन प्रोसेस चलता है, अल्टीमेटली वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं मैच्योर आरबीसीज की फॉर्म में। तो मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है ये आरबीसीज का, उसके लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहला एक होता है फॉलिक एसिड, दूसरा होता है विटामिन B12। तो किसी भी रीज़न की वजह से, या तो वो न्यूट्रिशन में ही कमी है इन दोनों चीज़ों की, फॉलिक एसिड की या विटामिन B12 की, या कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम है या एब्जॉर्प्शन में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से बॉडी के अंदर इन दोनों चीज़ों का अमाउंट कम होता है, यानी कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों अगर कम हो जाते हैं अपने नॉर्मल अमाउंट से, तो उससे फिर क्या होगा, आरबीसीज की मैच्योरेशन पे इफ़ेक्ट होगा, जिससे कि आरबीसीज नॉर्मली मैच्योर नहीं हो पाएंगे। और फिर क्या होगा कि इमेच्योर आरबीसीज ब्लड सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाएंगे। तो जो इमेच्योर आरबीसी होता है उसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन जैसे वो पूरा मैच्योर होकर ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है तो उसका साइज़ इमेच्योर के कंपैरिजन में छोटा हो जाता है। तो अब क्या होगा, अगर एमसीवी बढ़ा हुआ है यानी मैक्रोसाइटिक सेल है हमारा, तो उसका हमें रीज़न पता लगता है कि वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इसी प्रकार अगर शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि एचबी को बनाने के लिए आयरन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है, तो अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हर एक सेल के अंदर जो एचबी की नॉर्मल अमाउंट है वो कम हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जो सेल का साइज़ है वो नॉर्मल से छोटा हो जाएगा, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, फिर माइक्रोसाइटिक मिलेगा, और एमसीवी क्या मिलेगा, कम मिलेगा हमें। थर्ड चीज़ जो हमें नोटिस करनी है वो ये है कि अगर हमने सेल का साइज़ बढ़ा दिया तो चाहे उसमें हीमोग्लोबिन तो हमने नॉर्मल ही रखा, मतलब मान लो उसमें 1/3 हीमोग्लोबिन ही है, लेकिन सेल का साइज़ बढ़ गया, तो भी जब हम अगर उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो वो हाइपोक्रोमिक ही दिखाई देगा, क्योंकि सेल का साइज़ बढ़ चुका है ना। तो इसीलिए जो हीमोग्लोबिन नॉर्मली भी हमने डाला था वो भी हमें कम कम दिखाई देगा। तो अगर सीबीसी की रिपोर्ट में आपको एमसीवी ज़्यादा मिल रहा है, साथ में एमसीएच कम मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे जो सेल्स हैं वो मैक्रोसाइटिक हैं, और एमसीएच कम है मतलब हाइपोक्रोमिक सेल्स हैं। तो ये क्या बता रहे हैं हमें कि सेल्स की मैच्योरेशन में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि मेगालोब्लास्टिक सेल्स हैं, बड़े सेल्स हैं, यानी कि पेशेंट को विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया है। लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं होता, मतलब कई बार ये भी हो सकता है कि पेशेंट का एचपी तो कम है लेकिन एमसीवी और एमसीएच दोनों ही नॉर्मल हो। तो वो किस केस में हो सकता है कि अगर मान लो पेशेंट को कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, मतलब कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं है उसमें, ना आयरन की डेफिशिएंसी है, ना विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, पेशेंट के बॉडी से कहीं ब्लीड हो रहा है या क्रॉनिक ब्लीडिंग उसको चल रही है अल्सर से, हेमरॉइड से, तो उस केस में हमें नॉर्मल एमसीवी और एमसीएच मिलेगा, यानी नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक आरबीसीज उसमें होंगे, लेकिन फिर भी पेशेंट को एनीमिया होगा। वो किस किस केस में हो सकता है, पहला रीज़न मैंने बताया कि या तो कहीं से ब्लीडिंग हो रही है उस वजह से हो सकता है, या हीमोग्लोबिनोपैथी है, जैसे कोई भी मतलब हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम है, उस केस में भी हमें एमसीवी और एमसीएच जो है वो नॉर्मल मिलेगा। और थर्ड जो मेजर एनीमिया इसमें होता है वो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ होता है, जैसे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या कैंसर की वजह से जो एनीमियाज रहते हैं इनमें एमसीवी और एमसीएच नॉर्मल ही रहते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर, हीमेटोक्रिट यानी कि एचसीटी, जिसे हम पीसीवी भी कहते हैं, यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिट ब्लड ले लेंगे और फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे।
तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो अपर पार्ट प्लाज्मा है और जो लोअर पार्ट है वो आरबीसीज का पार्ट है, यानी कि प्लाज्मा वाला पार्ट ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और जो आरबीसीज हैं वो सारे आपस में पैक होके वो नीचे के उसमें रीजन में बैठ जाएंगे। तो ये जो पैक्ड वॉल्यूम है आरबीसीज का सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में, इसी को हम पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मली हमारे ब्लड का जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो 36 to 46% होता है और इसके अलावा बाकी का जो पार्ट है वो प्लाज्मा से बना होता है। तो जो ये हेमाटोक्रिट है ये एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है आरबीसीज की कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए, मतलब कि ब्लड के अंदर आरबीसीज का नंबर क्या है उसको बताने के लिए बहुत ही अच्छा पैरामीटर है। एक चीज़ याद रखिए, हेमाटोक्रिट से हमें सेल का साइज़ पता नहीं लगता कि वो मेगालोब्लास्टिक है, मतलब जो साइज़ है सेल का वो ज़्यादा बड़ा है या माइक्रो है या मैक्रो है। सिर्फ इससे हमें नंबर ऑफ़ आरबीसीज का ही एक जो आइडिया है वो होता है। तो जो ये पीसीवी है, हेमाटोक्रिट है, ये दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है ब्लड के, एक तो प्लाज्मा लेवल के ऊपर और दूसरा आरबीसीज के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो कोई भी कंडीशन एज्यूम कीजिए जिसमें अगर प्लाज्मा का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, जैसे डिहाइड्रेशन में, वॉमिटिंग्स हैं, क्रॉनिक डायरिया है पेशेंट को, या डेंगू में जबकि कैपिलरी लीकेज होता है तो उसमें भी फिर क्या होता है, कैपिलरी लीक होने लग जाती है तो ब्लड से जो प्लाज्मा है वो लीक हो जाता है। तो फिर उसमें क्या हो जाता है, हीमो कंसनट्रेशन हो जाता है, मतलब ब्लड के अंदर आरबीसीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अब ऐसे केस में जब हम यूनिट ब्लड लेंगे तो प्लाज्मा उसमें ऑब्वियसली कम आएगा और जो आरबीसीज की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा आएगी, तो उस केस में फिर हेमाटोक्रिट क्या है, बढ़ के आएगा। और इसके ऑपोजिट जो कंडीशन है, मान लीजिए प्लाज्मा बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, ओवर हाइड्रेशन है, या पेशेंट को हमने ओवर आईवी फ्लूइड्स दे दिए हैं, तो या फिर आरबीसीज की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, मतलब उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गई है, कोई हीमोलिसिस हो रही है बॉडी के अंदर, मतलब आरबीसीज टूट रहे हैं, या और भी किसी एनीमिया है पेशेंट को, न्यूट्रिशनल एनीमिया, किसी भी प्रकार का एनीमिया, तो उसमें क्या होगा, या तो अगर प्लाज्मा के बढ़ने की वजह से या फिर आरबीसीज की कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से, दोनों ही केसेस में हमारा जो हेमाटोक्रिट है वो क्या आएगा, कम आएगा। तो जो ये पीसीवी है, यानी कि जो ये हेमाटोक्रिट है, ये एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है डिजीज़ की सीवियरिटी देखने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि एनीमिया की डिग्री कितनी है या सीवियर कितना है एनीमिया, वो हम इसकी मदद से देख सकते हैं। तो एक और पैरामीटर जो कि सीबीसी में हमें देखने को मिलता है वो है आरडीडब्ल्यू। बहुत ही कम डॉक्टर्स इस पैरामीटर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो चलिए बताते हैं कि आरडीडब्ल्यू क्या है। आरडीडब्ल्यू का मतलब है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, यानी कि जो आरबीसीज हैं उनको हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग एक चार्ट के ऊपर एक चार्ट हम बनाते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हम साइज़ रखेंगे आरबीसीज का और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हम नंबर ऑफ़ आरबीसीज रखेंगे। देखिए जब हम एमसीवी की बात भी कर रहे थे तो वहाँ पे भी हम मीन सेल वॉल्यूम लेते हैं, मतलब कि एवरेज वॉल्यूम लेते हैं, सभी का वॉल्यूम नहीं लेते, हर एक ऑब्वियसली कि बहुत सारे आरबीसीज हैं, सब आरबीसीज में थोड़ा बहुत है वेरिएशन तो उनके वॉल्यूम में रहेगा। तो ऐसे जितने भी हमारे ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं उनका साइज़ भी सेम नहीं होता। ज़्यादातर जो सेल्स हैं उनका साइज़, जैसे हमने एमसीवी में क्या देखा था कि जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो 80 to 100 फेम्टोलीटर के बीच में रहता है। तो यानी कि जो एवरेज बता रहे हैं हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेल्स का वॉल्यूम वहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रकार ये जो आरडीडब्ल्यू होता है वहाँ पे भी जब हम ये चार्ट और ये एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वाई और एक्स एक्सिस के बीच में, तो हमें एक बेल शेप्ड कर्व मिलता है, यानी कि जो ज़्यादातर जो हमारे सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, उनका पीक जो है वो 80 to 100 फेम्टोलीटर के साइज़ के बीच में आता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिए पेशेंट को किसी प्रकार का एनीमिया है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल सेल्स के साथ साथ माइक्रोसाइटिक सेल्स भी होंगे, यानी कि नॉर्मल सेल्स तो होंगे, एक पीक तो वहाँ पे बनेगा जहाँ पे 80 to 100 के बीच का वॉल्यूम है, और एक पीक वहाँ पे बनेगा जो कि माइक्रोसाइटिक सेल्स का वॉल्यूम है। तो इस केस में जो हमारे विड्थ है ग्राफ की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि हमारा आरडीडब्ल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। जो रेड सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो हमने प्लॉट किया ग्राफ, तो उसकी विड्थ बढ़ गई, उसी को हम बोलते हैं कि आरडीडब्ल्यू में इंक्रीज़ हो गया। इसी प्रकार अगर किसी पेशेंट को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मान लो विटामिन ये B12 और फॉलिक एसिड की वजह से एमसीवी बढ़ गया, तो उसमें फिर क्या होगा, मैक्रोसाइटिक सेल्स भी होंगे प्लस नॉर्मोसाइटिक सेल्स भी होंगे। तो उस केस में भी एक पीक 80 to 100 के बीच में बनेगा, दूसरा जो पीक है वो मैक्रो की तरफ, मतलब मैक्रो का जो साइज़ है उसकी तरफ बनेगा। तो उस केस में भी जो हमारा ग्राफ हमने बनाया है उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो ये आरडीडब्ल्यू है ये हमारी हेल्प करता है, मतलब
बहुत सारे एनीमिया के जो रीज़न्स हैं उनको डायग्नोस करने के लिए। जैसे हम एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें पता है कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, प्लस जो थैलेसीमिया डिसऑर्डर है उसमें भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। दोनों में ही हमें एमसीवी और एमसीएच कम मिलेगा जब हम सीबीसी देखेंगे, लेकिन जो आरडीडब्ल्यू है वो थैलेसीमिया में कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन जो आईडीए है उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसमें क्या होगा, आरडीडब्ल्यू चेंज होता है। तो यहाँ पे एक आरडीडब्ल्यू जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में। इसके अलावा जो बोन मैरो डिसऑर्डर्स की वजह से जब इमेच्योर आरबीसीज का अगर फॉर्मेशन हो रहा है या कोई एरिथ्रोपॉइसिस में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में भी हमें आरडीडब्ल्यू जो है वो हेल्पफुल है कि वहाँ पे भी जो विड्थ है हमारे ग्राफ की वो बढ़ जाएगी। देखिए ये सब डायग्नोस करने के लिए, जैसे मान लो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए हम आयरन प्रोफाइल भी करवा ही लेते हैं, फेरेटिन करवा लेते हैं, टीआईबीसी करवा लेते हैं। ऐसे ही बोन मैरो का अगर हमें डिफरेंशियल करना है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है आरबीसीज में, तो हम बोन मैरो का टेस्ट करवा सकते हैं। बट आरडीडब्ल्यू एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, मतलब हमें सीबीसी में ही उसको देखने को मिल गया, प्लस हमें पेशेंट का सेम ही ब्लड से वो ये भी जो पैरामीटर है हमें कैलकुलेट करके मिल जाता है। जबकि जो ये बोन मैरो के टेस्ट अगर हम करवाएंगे तो ये इन्वेसिव टेस्ट है, मतलब इसके लिए पेशेंट भी रेडी नहीं होगा, फिर ये कॉस्टली भी है। ये जो हम आयरन प्रोफाइल करवाते हैं ये कॉस्टली भी पड़ता है। तो ये आरडीडब्ल्यू बहुत ही अच्छा पैरामीटर है ऐसे एनीमियाज के केसेस में उनको इजीली डायग्नोज करने के लिए। इसके बाद के वीडियोस में मैं आपको रिपोर्ट्स की हेल्प से सीबीसी को रीड करना बताऊंगी, जैसे आयरन डेफिशिएंसी की रिपोर्ट कैसी होती है थैलेसीमिया के केस में, और भी जो टाइप्स ऑफ एनीमिया हैं उनमें सीबीसी की रिपोर्ट कैसी होती है। इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी के पैरामीटर्स हैं डीएलसी, टीएलसी और प्लेटलेट्स, उनको रीड करके कैसे इंटरप्रेट करना है ये हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।